ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको सिम्टम्स आएंगे कि आपको ट्रेमर्स होंगे, हाथ कांपेंगे। यस, कांपते हैं क्योंकि एपिनेफ्रिन की वजह से ट्रेमर्स भी होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या एग्जाइटी होगी? यस, एग्जाइटी में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाती है ना, तो एग्जाइटी में भी होगी। अच्छा, क्या हेडेक होगा? ये सारे सिम्टम्स जब आएंगे तो आप क्या सोचोगे, कौन सा ट्यूमर है पेशेंट को? जी ब्रोस। पियोक्रोसाइटोमा। क्रोमोसाइटोमा। अच्छा, पियोक्रोमाइसीमा। पियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन लिखो। 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करोगे, 24 आवर यूरिन। 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल किसका टेस्ट था? 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल कुशिंग किसका कुशिंग टेस्ट था? सिंड्रोम का सर जी, कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम। हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम का था। यहाँ पे भी हम 24 घंटे का यूरिन लेंगे, लेकिन उसमें क्या चेक करेंगे? मेटानेफ्रीन्स। मेटानेफ्रीन चेक करेंगे यूरिन में। क्या चेक करेंगे? मेटानेफ्रीन चेक करेंगे। अच्छा, ये मेटानेफ्रीन चेक करेंगे यूरिन के अंदर, मेटानेफ्रीन ऑप्शन में ना हो, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड चेक करेंगे। ये दो तीन लफ्जों को रटा मार लो। यूरिन के अंदर मेटानेफ्रीन चेक करेंगे, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड चेक कर सकते हैं, ये हाई होंगे। अच्छा, ये पता क्या है, ये कहाँ से बने हैं? एपिनेफ्रीन, जो नॉर एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ये लीवर के अंदर जब जाते हैं ना, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, तो लीवर जब इनको मेटाबोलाइज करता है तो लीवर में मेटाबॉलिज्म एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन से बनते हैं मेटानेफ्रीन। ये जो मेटानेफ्रीन है, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड है, ये बेसिकली लीवर बनाता है एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन से। क्लियर है ब्रोस? यस सर। हम जो यूरिन में चेक कर रहे हैं वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड और अपना वीएम में मेटानेफ्रीन, से बेसिकली लीवर बना रहा है। किस चीज से बना रहा है? एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जब लीवर में जाती है तो मेटाबोलाइज होती है, फिर ये बनते हैं। जी, क्लियर है सब लोगों को? आतिमा, राजोया, ओसामा? यस सर। अच्छा, उसके बाद सिंपल सी बात है, जब कंफर्म हो जाएगा फिर सीटी स्कैन कराएंगे पेट का। मेडला जी का सर। ट्यूमर है ना, तो ट्यूमर तो बाद यस में आना सर। है। अच्छा, अगर सीटी स्कैन करवाया लेकिन एड्रीनल मेडला ठीक निकला, इसका मतलब फिर ये एड्रीनल मेडला में नहीं है, फिर वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में कहीं ना कहीं। अगर सीटी स्कैन पे नहीं आया, इसका मतलब फिर तो वहां पे नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जरूरी है नहीं है कि वहीं पे हो। 10% लोगों में ये बाहर भी हो सकता है। तो आप सब कहाँ पे मिलेगा बाहर ये, अगर सीटी स्कैन पे एड्रीनल ग्लैंड पे नहीं मिलता? सर जी लंग्स में। पैरावर्टिबल सिंपैथिक गैंग्लियोन सर, मैं बता पैरा रहा हूँ। यस। पैरावर्टिबल पैरावर्टिबल स्टैटिक गैंग्लिया में मिलेगा। बिल्कुल सर, हमारा फलानी कहता बन। समझ समझ आए सबको? ब्रो, समझ आई सबको? यस सर। यस सर। चले, लिख के आगे। अच्छा, अब हमें नहीं पता पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया यहाँ से लेके यहाँ से लेके आपकी हिप तक हो सकते हैं। जितनी लंबी आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें सारे साथ साथ इतनी लंबी आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें सारा साथ साथ क्या हो सकता है? सिंपैथिक गैंग्लिया है ना। आपको क्या पता कि ये लंग्स के पीछे हो आपका? सर जी मैंने ना कुछ और समझ लग गया सी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लंग स्लिप हो जाती मैं सारे को एक बार पूछ लो, जेरी समय लगी थी वो दाद दे लास्ट के बोले तो समझ है। पूछ चलो, लो। उसामा, मैंने आपको ब्लॉक कर देना, आप साहब को तंग ना करो। अच्छा, उसके बाद आगे लिखिए। तो रिजल्ट क्या निकलेगा?
अब आपकी जितनी लंबी रीढ़ की हड्डी है, सारे साथ साथ सिंथेटिक एंगलिया पड़े हैं। आपको नहीं पता फिर कहाँ पे पड़ा है वो ट्यूमर, कहीं पे भी हो सकता है। तो फिर आप कौन सा स्कैन कराओगे? MIBG स्कैन। अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये ट्यूमर नहीं ना मिलता, तो फिर MCQ आएगा, इसका मतलब है कहीं CT स्कैन पे नहीं मिला एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर इसका मतलब कहाँ पे है? फिर उसके लिए आप एक स्कैन कराते हैं, MIBG स्कैन। ठीक है, फिर इसमें आपको पता चलेगा कि ये ट्यूमर कहाँ पे पड़ा है, एक्स्ट्रा एड्रिनल कहाँ पे पड़ा है। तो जी ब्रोज, अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर हो फियोक्रोमोसाइटोमा, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? MIBG MIBG scan. MIBG स्कैन। ट्रीटमेंट लिखो। देखो मेरी गल सुनो एक गल, सबसे पहले आपने अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, ताकि BP हाई होना ठीक हो। अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की ड्रग जो है, आप इसमें देंगे पेशेंट को फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन आप पेशेंट को क्या दोगे जी? फिनॉक्सीबेंजामिन, ये ड्रग दोगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। जब 5 से 6 दिन ये ड्रग दे दोगे, उसके बाद आप साथ क्या ऐड कर दोगे? बीटा ब्लॉकर दे दोगे। पहले बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देने। अगर पहले बीटा ब्लॉकर दे दिए तो BP और शूट कर जाएगा, इसलिए पहले फिनॉक्सीबेंजामिन दो। ये अल्फा ब्लॉकर है, पहले अल्फा ब्लॉकर दोगे, 5-7 दिन बाद बीटा ब्लॉकर दोगे। पहले कभी भी बीटा ब्लॉकर, जी ब्रोस, पहले कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। नहीं देंगे। एक गल याद रखो, पल्ले बन लो, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी हो ना, बीटा ब्लॉकर से अवॉइड करना है। मैंने क्या कहा? जब वेसल ने कंस्ट्रिक्ट करना हो, किससे अवॉइड करना है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर से वेजो कंस्ट्रिक्शन और होती है। अब मेरी बात सुना गौर से, जरा लिखो किस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे बीटा ब्लॉकर वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगी और पेशेंट और वर्स होगा? एक तो फियोक्रोमोसाइटोमा, पहले बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। आपने देखा कई लोगों की टांगों को ब्लड नहीं जा रहा था, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। एक पेशेंट की टांग में पहले ब्लड नहीं जा रहा, बीटा ब्लॉकर से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड फ्लो कम होगा, तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। अगर कोई बंदा कोकेन का नशा करके आ गया है, कोकेन में भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। ठीक है, क्या लिखवाई थी ड्रग कोकेन में, क्या देते हैं? Alprazolam. एस एल्प्राजोलाम, वेरी गुड। बेंजोडाइazepine देते हैं। बीटा ब्लॉकर कब नहीं देंगे? फिनॉक्सीबेंजामिन, सॉरी, अपना की लिखवाया मैं, तेन की लिखवाया? फियोक्रोमोसाइटोमा। हाँ जी, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हो गया, कोकेन, टॉक्सिसिटी। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर कहाँ पे नहीं देते? बीटा ब्लॉकर प्रिंस मेटल एंजाइना में नहीं देते। प्रिंस मेटल एंजाइना एक पड़ी थी ना, वेजोस्पास्टिक एंजाइना, वहां पे भी नहीं देते। याद रहेगा जी सब लोगों को? जी सर. अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। फिनॉक्सीबेंजामिन देंगे, सर ये बाद एंड में वाला बीटा आपने कौन सा, ब्लॉकर देंगे। सर ये आप एंड वाला कौन सा बोला है? प्रिंस मेटल वाला क्या है ये? प्रिंस मेटल एंजाइना, ओके सर. जिसे हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ना। ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको लिखवाई है, इनमें बीटा ब्लॉकर होके वेजो कंस्ट्रिक्शन होके एंजाइना वर्स हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होके पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज वर्स होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होके फियोक्रोमोसाइटोमा में BP शूट करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होके कोकेन में BP शूट करेगा, इसलिए नहीं देते। अच्छा, आगे लिखो जी। नेक्स्ट है जी, जब फियोक्रोमोसाइटोमा दे दोगे, बाद में आप क्या ऐड करोगे? बीटा ब्लॉकर, पहले नहीं ऐड करोगे। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है जी ब्रोस? सर्जरी, पक्का सर्जरी है।
उसके बाद आगे लिखो जी नेक्स्ट। गल समझ आ रही है ब्रोस मेरी बातों की? यस सर। यस अच्छा, सर आ अगर रही है। यही फियोक्रोमोसाइटोमा बच्चों में हो, वो भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब मुझे याद करो ना, जब मैंने इनको पीड्स करवानी है, फिर ये मैंने टॉपिक अंदर से छोड़ने हैं ओके सर। जी। उसके बाद मैनू लगता है मैनू आप ही याद रह जाना आपने भूल जाना। चले नो आगे सर, मुझे लिखें। याद रहेगा। चलें, लेट्स सी, चैलेंज है जी। चलें नेक्स्ट लिखें जी। अगर यही फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब वही क्रोमैटिन सेल्स का ट्यूमर, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का ट्यूमर कहाँ किस में हो, बच्चों में, तो हम वहां पे क्या कहेंगे? देखो जी, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा सेम चीज है, न्यूरोब्लास्टोमा। ये दो लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज होता है, 2 साल से कम उम्र के बच्चे में होता है। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? बच्चों में, ये एड्रिनल ग्लैंड में नहीं होता। बच्चों में मतलब आप सिंपल यही सोचो, न्यूरोब्लास्टोमा भी बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा ही है बच्चों का, लेकिन बच्चों में है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड ने इन्वॉल्व करना। इसमें आप क्या इन्वॉल्व करोगे? रीढ़ की हड्डी के साथ साथ कौन सा एरिया इन्वॉल्व करोगे? पैरावेंट्रिकुलर। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। इसमें अच्छा, अब एक चीज आपने नोट की कि न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों में ज्यादातर कहाँ पे होता है जी? बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा ही है, लेकिन लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज, लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड के बाहर होगा, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, अगर ये एब्डोमेन में हुआ, एक लाइन लिख लो, अगर ये बच्चों में एब्डोमेन में हुआ, यार इसके साथ फिर मुझे एक और ट्यूमर करवाना पड़ना है आपको। चलो लिख लो, अगर ये बच्चों के एब्डोमेन में हुआ, फॉर एग्जांपल सज्जे पासे बच्चे के पेट में, तो ये ट्यूमर इतना बड़ा होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के साथ साथ है ना, रीढ़ की हड्डी के साथ ही है ना ये ट्यूमर। तो जब वहां से ग्रो करेगा, तो क्या दूसरी साइड पे आ जाएगा, बॉडी की दूसरी साइड पे आ जाएगा मिड लाइन को क्रॉस करके? जी सर। तो जी सर। मतलब अगर बच्चे की, अगर ये ट्यूमर यहाँ पे है, तो जब ये यहाँ से ग्रो करेगा, तो ये मिड लाइन है ना, सेंटर ये है ना बॉडी का, तो क्या ये मिड लाइन को क्रॉस करेगा? यस, रेड कलर से लिखो, इफ देर इज अ ट्यूमर इनसाइड द एब्डोमेन and cross the midline. Remember this line. If cross the midline, अगर एक मैस है पेट के अंदर, एक गोला सा है, अगर एक मैस है एब्डोमेन में और पेन नहीं होती उसकी, नॉन टेंडर होता है, नॉन टेंडर एब्डोमिनल मैस है, क्रॉस द मिड लाइन, ਤੁਸੀਂ पेपर च की आंसर लाना जी ब्रोस? न्यूरोप्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा। यस, न्यूरोब्लास्टोमा। एक और ट्यूमर मैं आपको बोलने लगा, वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इसी को। अगर एक लफ्ज आ गया यहीं पे किडनी की एब्डोमिनल मैस, ये किडनी का ट्यूमर बताने लगा हूं, नॉन टेंडर या एब्डोमिनल मैस, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, बच्चा यही है 2 साल से कम उम्र, एब्डोमिनल मैस लेकिन मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, फिर वो क्या होगा? नेफ्रोब्लास्टोमा। ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं, पेपर में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेफ्रोब्लास्टोमा बच्चों में गुर्दे का ट्यूमर है, गुर्दे का कैंसर है। तो क्या लिखेंगे कि अगर एक बच्चे के मिड एब्डोमेन में मैस है, 2 साल से कम उम्र बच्चा है, इफ द मैस क्रॉस द मिड लाइन,
It is neuroblastoma. If a mass less than 2 years of age but does not cross the midline, it is nephroblastoma. याद रहोगा ब्रोस? जी सर। Yes, sir. नेफ्रोब्लास्टोमा का दूसरा नाम विल्म ट्यूमर भी है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़े, बस मैंने आपको बताना था इसके साथ। और न्यूरोब्लास्टोमा हम इसलिए कर रहे हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा ही है, लेकिन बच्चों में इसे हम न्यूरोब्लास्टोमा कहेंगे। और ये किडनी में, बच्चों में भी एडिनोमेडुला मेडाला में कम ही होता है, ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में मेनली होता है। अच्छा, बच्चे में सिम्टम्स देखें क्या होंगे, एक लाइन लिखाऊंगा, वो सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे में, लिखो। तो सिम्टम्स ये होंगे, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे को एनीमिया होगा, बच्चे का ब्लड प्रेशर हाई होगा, एक लफ्ज लिखने लगा हूं, ये आंसर, ये लफ्ज आपने पेपर में पढ़ लेना ना, तो आपने और कुछ नहीं लगाना। बच्चे की आंखों में एक फाइंडिंग आएगी, उस फाइंडिंग का नाम होगा, अपना अल्लाह भला करे, डांसिंग आईज। ये देखो, डांसिंग आईज, इसे ये भी कहते हैं ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस, डांसिंग आई। ठीक है, मतलब बच्चे की आईज में होंगी ना, ऑसिलेटरी मूवमेंट होगी ना उसमें। तो जी ब्रो, क्लियर है जी? क्या लाइन, दो लाइनें लिख लो रेड कलर से न्यूरोब्लास्टोमा की। मिड लाइन मैस होगा, मिड लाइन को क्रॉस करेगा और बच्चे की आईज में, आईज मूव करेंगी, डांसिंग आईज जिसे हम डांसिंग आई, और साथ में पाँव की भी हरकत होगी, ये देखो लिखा ना मायोक्लोनस है, मतलब बच्चे के मसल्स की भी मूवमेंट होगी, स्पेशली पाँव की। ठीक है, और साथ आईज की भी मूवमेंट होगी, साथ बच्चे की टांगों की मूवमेंट होगी। ऑप्सोक्लोनस है आईज के लिए, मायोक्लोनस है मसल्स के लिए, मतलब डांसिंग आई, डांसिंग फीट सिंड्रोम। क्या आंसर लगाओगे जी ब्रोस, जल्दी जल्दी बता दो। Neuroblastoma. न्यूरोब्लास्टोमा। इस चीज को अगेन एक्सप्लेन नहीं मैं कर रहा, बस इना रटा मार लो। डांसिंग आई, डांसिंग फीट, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस, मिडलाइन मैस क्रॉस, न्यूरोब्लास्टोमा। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, यूएसएमएलई भी देने जाएंगे ना, एमआरसीपी भी देने जाएंगे ना, यही चार लफ्ज याद करके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आते होंगे तो एमएलई में, एमआरसीपी में भी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, और यही 4 पॉइंट की बेस पे मैंने अब तक जिंदगी में जितने एमसीक्यूज किया ना इस टॉपिक से, इन्हीं 4 पे पिक होते हैं। डांसिंग एंड डांसिंग फीट, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस, मैस मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, एज लेस देन 2 ईयर, न्यूरोब्लास्टोमा। आगे लिखो नेक्स्ट। बाकी वही यूरिन के अंदर वो चेक करवाएंगे। क्या चेक करवा रहे थे यूरिन के अंदर, जल्दी जल्दी दस दो। मेटानेफ्रीन। यस, मेटानेफ्रीन। वेनिनाइल मेंडेलिक एसिड, मेटानेफ्रीन, वो हम चेक करवा लेंगे। बाकी सीटी स्कैन करेंगे पेट का, एमआईबीजी स्कैन करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, वही आपको जो बताया, सर्जरी करके मूव करेंगे। आई होप सो सारे हैं, पल्ले पे आ गया। चलिए आगे Yes, sir. नेक्स्ट लिखो जी। नेक्स्ट अगे आ जाओ जी, अल्लाह भला करे ਤੁਹਾਡਾ ग्लोमेरुलोसा लेयर। देखें जिसके फंक्शन क्या है। अब हम ग्लोमेरुलोसा लेयर पे आ गए हैं। ये किडनी में नहीं मैंने पढ़ाने, वैसे किडनी का टॉपिक है लेकिन हार्मोन है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ग्लोमेरुलोसा लेयर क्या प्रोड्यूस करती है जी? ग्लोमेरुलोसा प्रोड्यूस करती है जी एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
एल्डोस्टेरोन हार्मोन का प्रोड्यूस होता है? देखो जी, नंबर 1, एक मिनट मेरे किडनी में निकाल लेना। देखिए जी, एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस। नंबर 1, अच्छा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कब होता है? एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जी, हम्म, यार इन किडनी में करूंगा, मुझे फिर किडनी का बहुत कुछ अंदर करवाना पड़ना है। किडनी में ना कर लें? किडनी में कर लेंगे। ओके सर, कितने में कर लेंगे? चलो इथे कर दें, फिर किडनी में नहीं करेंगे मतलब किडनी अद्धी इधर ही हो जाएगी अंदर इसके, कोई बात नहीं, इसी से मिलता जुलता कर लेते हैं। चल नहीं, देखें जी, नंबर 1, सारे को लिखना छोड़ दो, तो फिर लिख ही लो। सबसे पहले देखें जी, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा। ये है जी किडनी की आर्टरी, रीनल आर्टरी। मैंने अंदर ही आपकी किडनी की भी ना नुका देनी है। रीनल आर्टरी नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? यस सर, आ रहा रीनल आर्टरी, ये है जी किडनी। अच्छा, जब किडनी को ब्लड फ्लो कम होता है, जिस भी वजह से कम हो, किडनी को ब्लड फ्लो कम हुआ जी, हाइपोवोलीमिया, ठीक है। किडनी को ब्लड फ्लो कम हुआ जी, हार्ट ने पंप नहीं किया, कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब किसी वजह से किडनी को ब्लड नहीं जाए। नंबर 3, हेमोरेजिक शॉक, मतलब किसी वजह से किडनी को जब ब्लड नहीं जाएगा। नंबर 4, किडनी की आर्टरी कहीं से ब्लॉक है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये मैंने देखी ना थोड़ी सी ब्लॉक कर दी, ये मैंने थोड़ी सी आर्टरी ब्लॉक कर दी, ये मैंने, बल्कि इसको लाल कलर से बना देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो ये लाल पेंसिल, चलिए ये हमने रीनल आर्टरी यहाँ से ब्लॉक कर दी, ठीक है। ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई। अच्छा, उसके बाद मेन मेन काज ये है, और हाइपोटेंशन, बीपी लो, अगर बीपी लो हो जाए, वैसे मेरा आपका भी हो जाए हाइपोटेंशन, मतलब ये इनमें से कोई भी काज है, बेशक कार्डियोजेनिक शॉक है, हेमोरेजिक शॉक है, हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलीमिया है, या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, इनमें से कोई भी काज होगी, किडनी को ब्लड कम जाएगा। जब किडनी को ब्लड कम जाएगा, फिल्टर कम होगा, फिल्टर ही होना है ना किडनी में, हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा फिल्टर कम होगा। जब प्लाज्मा फिल्टर कम होता है, हम कहते हैं जीएफआर कम हो गया, मतलब फिल्ट्रेशन कम होगी ना। एक दिन में 180 लीटर फिल्टर होता है, तो जीएफआर कम हो जाएगा। जब जीएफआर कम होगा, तो आपकी, याद रखना, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, उसमें एक सेल्स होते हैं मैक्यूला डेंसा। मैं अभी आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब जीएफआर कम होगा, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन कम होगी, तो मैक्यूला डेंसा तक सोडियम कम पहुंचेगा। तो मैक्यूला डेंसा ने क्या सेंस करना है कि सोडियम कम आया। क्यों कम आया? क्योंकि फिल्टर कम हुआ, जीएफआर कम है।
फिल्टर क्यों कम हुआ? किडनी को ब्लड नहीं आ रहा। जब किडनी को ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगा। मैक्यूला डेंसा नेफ्रॉन के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेंस करेंगे सोडियम कम आया है। जब मैक्यूला डेंसा के पास सोडियम कम जाएगा, मैक्यूला डेंसा सिग्नल भेजेंगे जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स से मुराद है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जेजी सेल्स को जब सिग्नल जाएगा, जेजी सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन। रेनिन किसने रिलीज किया? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ने। ये जेजी सेल्स क्या होते हैं? ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं। मैक्यूला डेंसा एपिथेलियल सेल्स हैं। तो इसका मतलब जब किडनी को ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगा, मैक्यूला डेंसा तक ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो मैक्यूला वो सॉरी प्लाज्मा फ्लो, जब जीएफआर कम होगा, फ्लो कम जाएगा, तो मैक्यूला डेंसा तक सोडियम सेंस करेंगे कि सोडियम कम आया। मैक्यूला डेंसा किसको सिग्नल भेजेंगे? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को। जेजी सेल्स को सिग्नल जाएगा, जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे। जो माइक्रोफोन किसका ऑन है? जिले माइक्रोफोन ऑफ करो। तो जेजी सेल जो होंगे रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन आ गया जी ब्लड में। अब इधर देखना, इधर लिखने लगा, चलिए इधर लिख लेते हैं। रेनिन ब्लड में आएगा। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है जी एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनो एंजियोटेंसिनोजिन। रेनिन किस पे एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजिन पे। एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगी एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 बन जाएगा। रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। ये ब्लड में हुआ सारा कुछ। अच्छा, एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के पास जाएगा। एंजियोटेंसिन 1 किसके पास जाएगा? लंग्स में जाएगा। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके, लंग्स के अंदर एंजाइम आते हैं, एस एंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग्स में क्या होगा? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो लंग्स बनाता है एस एंजाइम की मदद से, और एंजियोटेंसिन 1 से बनता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, किडनी को ब्लड फ्लो किस वजह से कम हो? जीएफआर कम होगा, मतलब फिल्ट्रेशन कम होगी, तो मैक्यूला डेंसा तक सोडियम कम पहुंचेगा। ये नेफ्रॉन के अंदर जब फिल्टर कम होगा, तो नेफ्रॉन के अंदर सेल्स होते हैं, मैक्यूला डेंसा को सेंस करेंगे सोडियम कम है, तो मैक्यूला डेंसा सिग्नल भेजेंगे जी सेल्स को, जी सेल्स को, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन ब्लड में जाएगा। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा रेनिन की वजह से। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा, और लंग्स में बनेगा एंजियोटेंसिन 2, और लंग में एंजाइम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर पे एक्ट करेगा, और क्या रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरॉन। जी ब्रो, समझ आई बात की? यस सर। यस सर। Yes, sir. डॉक्टर साहब जल्दी ना रिवाइज कर दो। डॉक्टर साहब जल्दी से रिवाइज यस करें। जी। जी सर, जब किडनी का ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन के एक सेल होते हैं मैक्यूला डेंसा, वो सेंस करेंगे कि सोडियम कम आई है, जिसकी वजह से वो सिग्नल सेंड करेंगे जी सेल को, और वो रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन ब्लड में जाएगा, और ब्लड में एंजियोटेंसिनोजिन होता है, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में एस एंजाइम होता है, वो एंजियो 1 को एंजियो 2 में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिन 2 जाकर जोना ग्रैनुलोसा पे करेगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। और एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी किडनी को ब्लड फ्लो कम होगा, हमारा रेनन एंजियोटेंसिन
और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस। इसका मतलब जब बीपी लो होता है तो क्या कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये वाला, और एल्डोस्टेरोन फिर आगे अपने काम करेगा। तो अब एल्डोस्टेरोन का काम हम पढ़ने लगे हैं। एल्डोस्टेरोन का पहला फंक्शन। अच्छा, एक ही चीज और, पहले एंजियोटेंसिन 2 के काम पढ़ लेते हैं। पढ़ लेना जी ब्रोस। यस सर। चले, पहला फंक्शन, एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कराया, पहला फंक्शन ही है। दूसरा फंक्शन, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब बीपी को हाई करेगा। यस। यस दूसरा सर। काम क्या है जी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 ने हर वो काम करना है जिससे बीपी आपको, एल्डोस्टेरोन ने भी बीपी ही आप करना है, इसीलिए एंजियोटेंसिन हर वो काम करेगा जो बीपी को ऊपर लेके जाएगा। एल्डोस्टेरोन भी बीपी को ऊपर लेके जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 खुद भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है। नंबर 3, एंजियोटेंसिन 2 हमें प्यास लगवाएगा, हम पानी ज्यादा पिएंगे, पानी पीने से बीपी बेहतर होगा। यस सर। अच्छा, प्यास लगेगी, थर्स्ट सेंटर, हमारे हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर होता है ब्रेन में, हमें थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा ताकि बीपी अप हो। एंजियोटेंसिन 2 एडीएच रिलीज करवाता है। एडीएच क्या करता है, किडनी से वाटर रिअब्सॉर्ब। ताकि वाटर बीपी रिएक्टर। क्या हो, ताकि बीपी को क्या करें, इंक्रीज करे। हर चीज वो होगी जो बीपी को प्रमोट करेगी। इसका मतलब एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कराया, सोडियम को उस एल्डोस्टेरोन ने फिर सोडियम को रिजॉल्व करना है, तो एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई, प्यास लगवाई, एडीएच रिलीज करवाया। ये सारे काम कौन कर रहा है जी ब्रो, जल्दी जल्दी बता दो। एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन 2। अब मेरी गाल सुनो गौर दे नाल। आप लोगों ने बीपी की गोली सुनी है, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लाइसिनोप्रिल? यस सर। यस सर। अगर हम इस एस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो एंजियोटेंसिन 2 बनना क्या हो जाएगा, बंद। इसका मतलब जो बीपी की गोलियां आपकी अम्मियां खाती हैं, जो हम पाकिस्तान में कॉमन खाते हैं, वो एस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इसे कहते हैं एस इनहिबिटर ड्रग्स। एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा साथ, एल्डोस्टेरोन। बीपी लो हो जाएगा। देखो ना, एंजियोटेंसिन 2 ने कितने काम किए थे बीपी हाई करने के लिए। तो इसका मतलब बीपी लो करना हो तो एस एंजाइम को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट। इनहिबिट। ये भी तो कर सकते हैं, रेनिन को इनहिबिट कर दें, बीपी आगे कुछ भी नहीं चलना। रेनिन नहीं चलेगा तो एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन बनेगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। इसका मतलब रेनिन को भी इनहिबिट करके हम बीपी लो कर सकते हैं। यस सर। यस सर। एस एंजाइम को इनहिबिट करके हम लोग बीपी लो कर सकते हैं। जी सर। यस जी सर। सर। अच्छा, तीसरी चीज इंटरेस्टिंग, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स तो होंगे ना, तो क्या एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं? यस सर। सर। उसे हम क्या कहते हैं, एआरबीज, ARBs। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियो, इसका मतलब देखो कहां कहां पे हम बीपी को ठीक कर सकते हैं। रेनिन ही ना बनने दो, एंजियोटेंसिन 2 ना बनने दो, एस इनहिबिटर्स उन्हें कहेंगे। जो चीजें एंजियोटेंसिन 2 बनने से रोकेंगी उन्हें एस इनहिबिटर्स कहेंगे। आप एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हो, उसे कहेंगे एआरबीज, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। आप चौथा काम क्या कर सकते हो, एल्डोस्टेरोन के भी तो कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे ना, जी सर। यस सर। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हो। इसका मतलब देखो कितनी जगह पे हम बीपी को टारगेट कर सकते हैं।
यहाँ पे इनहिबिट करके बीपी को लो कर सकते हैं, यहाँ पे एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके बीपी लो कर सकते हैं, एस इनहिबिटर को ब्लॉक करके बीपी को लो कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन को रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके बीपी को लो कर सकते हैं। कल समझ आइए कि नहीं खपे? जी सर। जी सर। सर आ गया। अच्छा, अब अगली बात, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस पढ़ लो। एंजियोटेंसिन के तो हो गए, फिर आगे मैं यहीं पे इसकी फार्मा करा दूंगा, आज इसकी फार्मा करके फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? तो लिखिए नहीं, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन बोली जाऊं कि लिखता जाऊं? सर आप प्लीज 5 मिनट की ब्रेक दे सकते हैं? डॉक्टर साहब अभी मगरिब की नमाज का टाइम होना है, डॉक्टर आयशा। सर मेरा बच्चा ना बहुत तंग कर रहा है, प्लीज बस 5 मिनट की ब्रेक। चले 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं जी। थैंक यू सर। जी बाकी लोगों को समझ आ रही है जी ब्रोस आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। कितना फायदा हो रहा है इस सेशन का? बहुत ज्यादा। पास होने के बाद आप बताएंगे। पास इंशाल्लाह आप लोग हो जाओगे, 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी। यार ये सेशन जो है ना, ये जो इस तरह के क्रैश कोर्स वाले होते हैं, ये आपको जी पेपर सर। पास जुगाड़ लगवा देते हैं। ये जो देखो आप लोग देखते ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग कुछ नहीं पढ़ के जाते वो भी ज्यादा से ज्यादा 10-15 नंबर से फेल होते हैं, ऐसे नहीं आपने देखे? जी जी सर। सर। वो 120 वाला पास होता है, वो 110 आए होते हैं, किसी के 115 आए होते हैं। तो एटलीस्ट ये क्रैश कोर्स सेशन है ना, आप 120 टप लेते हो के ये आपको ना थोड़े से तुक्के आपके बेहतर लगवा देते हैं, थोड़ा सा आपको चीजों का आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होता है कि नहीं यार पढ़ेया कर लूंगे। वो ये चीजें सारी मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में। और इतने ही नंबर आपको होते हैं जो आपको फेल कराते हैं, मैक्सिमम 10 से 20 नंबर। जिक्रिया आपको समझ आ रही है? हाँ सर। एमएस के आपको जी, एमएस के भाई सिद्रा गफूर, वो सर जो क्लास न्यू ही नहीं देते। स्टूडेंट है वो कल से नेम से लॉगिन हो। हाँ वो अपने नाम से लॉगिन हो। और मोमिन आपको समझ आ रही है? मलाइका मोमिन, यस सर। जिले, तैयब मानस, यस सर आ रही है। जी सर आ रही है समझ। अहमद आईफोन, आयशा। यस सर। अच्छा जी सर। आयशा, डॉक्टर जोहा जरा रजिस्टर में देखें जी आयशा सर 2 कितनी है? स्टूडेंट हैं। 2 हैं सर। यहाँ पे कितनी आयशा क्लास ले रही हैं? 2 हैं सर। इधर भी। इधर मुझे दूसरी आयशा नजर नहीं आ रही। सर उन्होंने तो ब्रेक मांगी आपसे 5 मिनट, वो अभी लीव कर गई। नहीं एक आयशा तो है जी। डॉक्टर आयशा माइक्रोफोन ऑन करें। जी सर कर दे स्टार्ट। यस सर। सर मैंने वो ब्रेक मांगी थी। डॉक्टर साहब एक ही आयशा है, कौन सी दो आयशा सर है? नो सर, एक थी आयशा ऑनलाइन और एक थी आयशा उस्मान के नाम से। हाँ आयशा उस्मान कौन है जी? जो उस्मान भाई के यस रेफरेंस है सर। आयशा। यस सर मैम। अच्छा अच्छा, डॉक्टर आयशा गुजरावाला से, राइट? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है।
थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे लिखें जी। तो उस्मान भाई से आपने पूछना है, डॉक्टर आयशा माइक्रोफोन ऑन जी करें। सर। जी हमने जी बड़ी रोटियां खाई हैं उनके फ्लैट से, बड़ी इज्जत है हमारे दिल में उनकी। जी वो बता रहे ठीक है, थे। ये ये हमारे सामने इसका इनका फ्लैट होता था उस्मान का। तो जी मैं इनको पढ़ाता होता था ना वहां पे भी। तो जी जब जब हमारे घर में रोटी मुकनी, हमने अपना, चाइना में रोटी होती कहाँ थी घरों में, तो ये बेचारों का ना हम्म, घर कम होता था उस मालूम का, इनका डेरा होता था। जो दिल कर रहा था इनके जी फ्लैट पे आके खा के जाता था। जी चले वो भी कल भी चले बता आगे रहे लिखे। थे कि आपका तोता उड़ गया था। हाँ हाँ हाँ, मेरा पैरट जो है वो बड़ी दुखी दास्तान है। चले आगे लिखे। नेक्स्ट लिखे जी। तो अब क्या है जी, अल्लाह भला करे ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। तो एल्डोस्टेरोन का पहला फंक्शन, देखो मेरी गल सुनो, अपने बना यार, मैं ये इरेज कर देता हूँ। अच्छा मैं इरेज कर दूं, आप लोगों को समझ आ जाएगी ना जब मैं बोलूंगा बाद में बात पे। जी सर। चलो। जी जी सर। सर। डॉक्टर जोहा, अगर आप में अभी बीपी हाई होने लग जाए तो आप क्या क्या सोचोगे? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर हो तो बीपी हाई हो सकता है डॉक्टर जोहा? जी सर। क्यों होगा? मैकेनिज्म बताएं, अगर आपकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए। अभी तो बता के गया हूँ, आप बोलो कि किडनी को ब्लड जी मिल सर। जाएगा, किडनी रेनल जी प्रोड्यूस सर। करेगी, किडनी एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन करेगी। 2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा सर। सर यस, जी किडनी हाइपोप्लास्टिया एल्डोस्टेरोन हो एल्डोस्टेरोन सकता प्रोड्यूस है। ज्यादा करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो तो बीपी हाई हो जाएगा ना, यस क्योंकि सर। किडनी की जब आर्टरी ब्लॉक होगी, किडनी ने रेनिन बनाना है, किडनी ने एल्डोस्टेरोन बनाना है, किडनी ने एंजियोटेंसिन बनाना है, तो बनवाना है एंजियोटेंसिन, बनवाना है एल्डोस्टेरोन, बनवाना है। ये सारी चीजें बीपी हाई करती हैं। इसलिए अगर किसी लड़की के अंदर यंग एज में, जिस एज में आप लड़कियां क्लास ले रही हैं, आपका बीपी अगर हाई हो रहा हो तो सबसे पहले नंबर पे आपकी डायग्नोज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी, जो लड़की यंग लोगों में। बात समझ आइए? जी सर। यस सर। चलें उसके बाद आगे देखें, ये बाद में करेंगे हम। अच्छा, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन, ये आपका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है जहाँ पे ये एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, प्रिंसिपल सेल्स। नेफ्रॉन में कौन से सेल्स होते हैं जी? प्रिंसिपल सेल्स। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल सेल्स कहाँ पे होते हैं? नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनमें एक पार्ट होता है जी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैं आपको बताता हूँ, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन के ना पार्ट्स हैं। ये पार्ट जो होंगे ना, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इनमें प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। ये प्रिंसिपल सेल मैंने बना दिया। प्रिंसिपल सेल के ऊपर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन जब प्रिंसिपल सेल पे लगता है तो प्रिंसिपल सेल के अंदर एक पंप चैनल होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम मेटिपियस पंप सुनते आ रहे हैं ना, सोडियम पोटेशियम मेटिपियस पंप। जी सर। तो क्या होगा, यस सर। प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर जब एल्डोस्टेरोन लगेगा तो सोडियम पोटेशियम मेटिपियस पंप काम करेगा। जब सोडियम पोटेशियम मेटिपियस पंप काम करेगा, इस पंप ने प्रिंसिपल सेल के अंदर से सोडियम को निकाल देना है। सोडियम निकल के आ जाएगी हमारी ब्लड वाली साइड पे, ब्लड में आ जाएगी आसान अल्फाज में। तो प्रिंसिपल सेल के अंदर सोडियम का लेवल क्या हो गया जी ब्रोस? कम। यस। कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेटिपियस पंप जब काम करेगा
तो सोडियम कम हो जाएगा। अच्छा, जब सोडियम कम होगा तो जो सोडियम आपका यूरिन में जा रहा होगा, जो सोडियम आपका यूरिन में जा रहा होगा, क्या वो प्रिंसिपल सेल के अंदर घुसाएगा? बोलो। जी सर। जी सर। अब मेरी बात सुने, प्रिंसिपल सेल के अंदर सोडियम कम हो गया। अब प्रिंसिपल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, चैनल होता है, इसका नाम है एपिथेलियल सोडियम चैनल। एपिथेलियल सोडियम चैनल, ये प्रिंसिपल रिसेप्टर के ऊपर है। ये सोडियम वो है जो यूरिन में जा रहा है, ये सोडियम वो है जो यूरिन में जा रहा है, आपके निकलने वाला है, जो ऊपर से फिल्टर होके आया ब्लड से, जीएफआर, जो जीएफआर जो ऊपर से फिल्टर होके आया। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, प्रिंसिपल सेल पे लगा, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब ये पंप काम करेगा, सोडियम प्रिंसिपल सेल के अंदर जो होगी वो ब्लड में आ जाएगी। और जो सोडियम, अच्छा ब्लड में डायरेक्टली नहीं आती, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आती है, वहां से ब्लड इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बस मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो सोडियम आपका ब्लड में आ जाएगा। प्रिंसिपल सेल में सोडियम कम हो गया कि ज्यादा? कम। 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 ये सोडियम कौन सा जा रहा है, जो किधर जा रहा है? यूरिन में। ये सोडियम यूरिन में जाने के बजाय अंदर घुस आएगा, क्योंकि अंदर सोडियम कम है, क्योंकि अंदर सोडियम कम है। तो ये सोडियम अंदर आ जाएगा। कौन से चैनल से आया सोडियम अंदर? एपिथेलियल सोडियम। एपिथेलियल सोडियम चैनल। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प की? यस और नो? यस। 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 वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट की के इनडायरेक्ट के? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। सर जी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हुई ना, इसने तो सोडियम लो किया प्रिंसिपल सेल में, वो प्रिंसिपल सेल में सोडियम खुद ही बाद में घुस आएगा, क्योंकि हाई चीज से लो चीज की तरफ जाती है ना कोई भी चीज, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट। जब सोडियम अंदर लो होगा, बाहर वाला सोडियम खुद ही अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये काम तो हो गया एल्डोस्टेरोन का एक। अगला काम क्या है? सिंपल सी गल है यार, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं एल्डोस्टेरोन हाई करूं, सोडियम ज्यादा अब्सॉर्ब होता जाएगा? यस सर। यस बॉडी सर। में सोडियम हाई हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। यस, डेफिनेटली एल्डोस्टेरोन ज्यादा करते जाओ, सोडियम अब्सॉर्ब होता जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया होता जाएगा, बीपी हाई होता जाएगा। सीधी जी गल है। अगली गल सुनो, ये सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप क्या काम करता है? अगर सोडियम इधर को लेके आया है तो पोटाशियम ऑपोजिट साइड पे जानी है, तो पोटाशियम किधर जाएगी? इस पंप के काम करने की वजह से पोटाशियम किधर जाएगी? सेल के अंदर। पोटाशियम प्रिंसिपल सेल में हाई होगी। सोडियम अगर, क्योंकि ये सोडियम एटीपी पंप पुट्ठा काम करता है ना, एक चीज सेल के अंदर डालता है, एक चीज निकालता है। सेल के अंदर से निकाला क्या था? सेल के अंदर से निकाला क्या था? सोडियम निकाल के किधर भेजा? ब्लड में। ब्लड में। तो ब्लड में सोडियम क्या कर दिया? हाई। अच्छा, तो सेल के अंदर क्या ज्यादा कर दिया? पोटाशियम। 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 पोटाशियम प्रिंसिपल सेल में जब ज्यादा होगी तो पोटाशियम यूरिन में लीक होने लग जाएगी। तो पोटाशियम यूरिन में क्या की? जी ब्रोस, ज्यादा। ज्यादा गई। तो इसका मतलब एल्डोस्टेरोन क्या करता है? यूरिन में किस चीज को जाने से रोकता है? सोडियम को। और क्या ज्यादा भेजता है यूरिन में? पोटाशियम। इसका मतलब एल्डोस्टेरोन आपका क्या करता है?
यूरिन में सोडियम को लॉस होने से बचाता है, लेकिन यूरिन में पोटाशियम को ज्यादा लॉस करवाता है। इसका मतलब पोटाशियम ज्यादा लॉस होगा, सोडियम लॉस नहीं होगा। इसका मतलब एल्डोस्टेरोन बॉडी में सोडियम तो ज्यादा करता है, लेकिन पोटाशियम को क्या करता है? कम। कम, क्योंकि वो पोटाशियम किधर लॉस होता जा रहा है? यूरिन में। यूरिन में। यूरिन में। अब आप मुझे ये बताओ, अगर एल्डोस्टेरोन किसी बंदे में ज्यादा हो तो मैं कहूंगा हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम हाई, इसलिए बीपी भी हाई। लेकिन पोटाशियम कम, हाइपोकलीमिया। पोटाशियम मैं कम लिखूंगा ना। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मेरा सोडियम ज्यादा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जिसम में, सोडियम बढ़ता जाएगा, बीपी बढ़ता जाएगा, पोटाशियम कम होता जाएगा, हाइपोकलीमिया होता जाएगा। तो जब एल्डोस्टेरोन में ज्यादा हम आगे पढ़ेंगे, मैं कहूंगा हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोकलीमिया। कहना चाहिए यस और नो? यस सर। यस सर। जी सर। बाकी लोगों को समझ आई? डॉक्टर हाफिज साहब समझ आई? यस सर। आप सब जल्दी ना दस दो एल्डोस्टेरोन की करदा प्रिंसिपल सेल पे। सर जी सोडियम ज्यादा करते हैं सोडियम ज्यादा और किधर पोटाशियम नु कम करदा? करते हैं सर जी ब्लड में। अच्छा, आप सिंपल को, एल्डोस्टेरोन का काम है प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके सोडियम को रिअब्सॉर्ब करना, पोटाशियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवाना, एक्सक्रीट करवाना, यूरिन में लॉस करवाना। ਤੇ ਹਫਸਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਡੋਸਟੀਰੋਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਐਲਡੋਸਟੀਰੋਨ ਹਫਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। सर क्यों ਵਧेगा? हाइपरटेंशन हो जाएगी सर जी, चूंकि सोडियम का लेवल ज्यादा हो गया तो यस, सर जी वाटर जिधर सोडियम ज्यादा ज्यादा उधर करेगा। बीपी ज्यादा। यस सर। अच्छा, उसके बाद सर तो पोटाशियम क्या हो जाएगा? सर जी पोटाशियम जो है ना वो हाइपो हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। हाफ साहब अगर मैं ये कहूँ हाइपरटेंशन, हाइपरक्लीमिया नहीं, हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, पेपर च आंसर की लाऊंगा की ज्यादा है? एल्डोस्टेरोन। तीसरी गल जी आ, जो अब आपको मैं बताने लगा हूं, प्रिंसिपल सेल के साथ एक और सेल्स भी होते हैं। वो सेल्स पता कौन से होते हैं? अल्फा इंटरकलेटेड सेल। एक और सेल्स होते हैं, उनका नाम है अल्फा इंटरकलेटेड सेल। बस अब ये अब तेरा मैं पूर्ण कराऊंगा, रटा मार लो। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? अल्फा इंटरकलेटेड सेल से हाइड्रोजन को यूरिन में लॉस करवाता है। हाइड्रोजन एक एसिड होता है, ये एक तेजाब है। हाइड्रोजन जब यूरिन में लॉस होगा, बॉडी में हाइड्रोजन कम हो जाएगा ज्यादा, बॉडी में एसिड कम हो जाएगा ज्यादा, कम हो जाए। कम हो जाएगा। तो बॉडी में एसिड कम हो जाए तो अल्कलोसिस हो जाएगी ना, जी सर। अल्कलोसिस हो जाएगी ना। सर तो इसका मतलब हाइड्रोजन यूरिन में लॉस होने से अल्कलोसिस होगी बॉडी में, कि एसिडोसिस होगी बॉडी में? क्लोसिस। अल्कलोसिस। अब आपने एनएलई में जब ये तीन चीजें लिखी आ जाए ना, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लीमिया विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ते अल्कलोसिस क्यों हुई जी ब्रोस? हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन यूरिन में लॉस हुआ है। ਇਹਦਾ मतलब ये आ, जब मैं ये तीन चीजें बोलूं, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, आंसर क्या लगाओगे? बॉडी में क्या ज्यादा है जी ब्रोस? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन। ज्यादा है। अब आप लोग समझदार हैं। अगर किसी पेशेंट को ये एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो तो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉक करने वाली दवाइयां कौन सी हैं? स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, EPLERENONE, एप्लेरिनोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। अगली बात सुनो, ये भी तो हो सकता है कि मैं स्पाइरोनोलैक्टोन
और एप्लेरिनोन को दे के एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। ये भी तो हो सकता है। देखो मेरी गल सुनो, अगर मैं एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दूं तो फिर भी मैंने क्या किया, एल्डोस्टेरोन का काम नहीं होने दिया। एल्डोस्टेरोन तो तभी कामयाब होगा ना अगर यहां से सोडियम अंदर आएगी, फिर ही फायदा होगा ना एल्डोस्टेरोन हाई का। एल्डोस्टेरोन का मकसद कब पूरा होगा, जब इधर से सोडियम अंदर आए, फिर ही मकसद पूरा होता है ना एल्डोस्टेरोन का। सर यस सर इसका मतलब दो दवाइयां मैं ऐसी दे सकता हूं जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करें। दो दवाइयां ऐसी दे सकता हूं जो एल्डोस्टेरोन को कुछ नहीं कहेंगी, ये एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। जब इनको ब्लॉक कर देंगे, एल्डोस्टेरोन का काम फिर भी नहीं होना। तो बेसिकली दो दवाइयां ऐसी हैं जो डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, दो दवाइयां ऐसी हैं जो जहां पे लगेंगी ये इनडायरेक्टली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। गल समझ आई? जी सर जो यहां पे दो लगेंगी उसका नाम है अमाइलोराइड। अमाइलोराइड एक और है यार, मेरे ज़हन से निकल, डुफेटिलाइड है नहीं, एक और है मैं बता देता हूँ। हाँ, ट्राइएंटरीन। ट्राइएंटरीन ये दो हैं जो एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। इसका मतलब एल्डोस्टेरोन के फैक्ट को खत्म करने के लिए कितनी दवाइयां हैं? 4 4 5 जल्दी जल्दी नाम दस दो। पायरोनोलेक्ट्रॉन अमाइलोराइड ट्राइएंटरीन दो जो डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे वो कौन सी है? पायरेनोएप्रोन एलेनोन एप्लेनोन। और जो दो इनडायरेक्टली हैं वो कौन सी हैं? अमाइलोराइड एंड ट्राइएंटरीन ट्राइएंटरीन, ठीक है, या ट्राइएंटराइन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। आप सब गल समझ आई है? हाफिज, उसामा, आतिफ, हुमैरा? यस सर। जल्दी जल्दी दस दो यार, जल्दी। यस सर। अब आगे हेडिंग दे दी। अब हमारा टॉपिक क्या है? कौन सिंड्रोम। अब आप लोगों को बात समझ आएगी। अब आप कहोगे अच्छा हूं मेरी सुनो गल, मैं तो कुछ ना आखा, मैं ये आखा कि भाईजान आपकी कौन सी लेयर है जो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है? बाकी लोग भी बोलो यार, नहीं पढ़ना तो मुझे बता दो, मैं छुट्टी कर देता हूँ। ग्लोमेरुलोसा लेयर। जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर। ग्लोमेरुलोसा लेयर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। अगर ग्लोमेरुलोसा लेयर का ट्यूमर हो जाए उसे क्या कहते हैं? कौन सिंड्रोम? अब आप लोगों को बात समझ आई। व्हाट इज कॉन सिंड्रोम? कॉन सिंड्रोम इज अ ट्यूमर ऑफ योर, अल्लाह भला करे, ग्लोमेरुलोसा लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है। अब आप लोग बताओ कि जब एल्डोस्टेरोन हाई होगा हाइपरटेंशन होगा? जी सर कौन सिंड्रोम है? जी सर यस सर सिंड्रोम में हाइपरटेंशन होगा, हाइपोक्लीमिया, पोटाशियम लो होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। जब ये तीन चीजें लिखी हो, हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कौन से ग्लैंड का कौन सा ट्यूमर लगाओगे? ग्लोमेरुलोसा ग्लोमेरुलोसा एड्रीनल लेयर, एड्रीनल ग्लैंड का कौन सिंड्रोम आंसर लगाओगे? आतिफ, मेरा जोया, समा, सारे समझ आई? यस सर। अच्छा, अब अगली बात, अगली बात मेरी गौर से सुने। अगली बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं,
अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाईजान कौन से में एल्डोस्टेरोन हाई होगा, आप कहोगे यस और नो? Yes, sir. Yes, कौन sir. से में रेनिन जी हाई होगा, सर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. जी सर। अब मेरी बात सुनो, गलत हो सारे। ये तो देखो देखो मेरी बात सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचना। आप लोग मुझे ये बताओ, रेनिन जब हाई हुआ था तो एंजियोटेंसिन 2 हाई हुआ था, वो हाई हुआ था तो एल्डोस्टेरोन हाई हुआ था। इस तरतीब से गए थे ना हम लोग। जी जी सर। सर। पहले जो हमने काजेस पढ़े, एल्डोस्टेरोन इसलिए हाई था कि रेनिन हाई था, इसलिए हाई था, राइट? जी सर। सर। अब कोई रेनिन का हमने जिक्र किया? ये तो सीधा सीधा ट्यूमर है, जोना नो सर। ग्लोमेरुलोसा का ट्यूमर है। अब क्या जी रेनिन की वजह से एल्डोस्टेरोन हाई हो रहा है? जी सर। नो नो सर। सर। नहीं, रेनिन ते उदो रिलीज होना जिदो किडनी नु ब्लड नहीं जाना। भाई यहाँ पे तो कोई किडनी का ब्लड का जिक्र नहीं हो रहा, और किडनी को तो यहाँ पे मैं कहा ही नहीं कि ब्लड नहीं जाएगा। यहाँ पे तो किडनी को ज्यादा ब्लड जाएगा, ज्यादा सोडियम है, ज्यादा बीपी हाई है, ज्यादा किडनी को ब्लड जा रहा है। कौन से नॉम में, कौन से नॉम में किडनी को ब्लड कम तो नहीं ना जा रहा, ज्यादा ही जा रहा होगा ना? जी सर। तो क्या कौन सिंड्रोम में किडनी का ब्लड ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? कौन सिंड्रोम में बीपी हाई या कि लो है? हाय। हाय कौन है। सिंड्रोम में सोडियम ज्यादा है कि लो है? हाय। कौन सिंड्रोम में जीएफआर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कौन सिंड्रोम में मैक्युला डेंसा को सोडियम ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? ज्यादा ज्यादा। क्या मैक्युला डेंसा जेजी सेल्स को सिग्नल भेजेंगे कि रेनिन चाहिए? नो सर। तो क्या रेनिन प्रोड्यूस होगा? नो सर। नो सर। नहीं। जब आपने ये काज देखनी है ना कि एल्डोस्टेरोन क्यों ज्यादा है, मे बी रेनिन का इशू है इसलिए एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, मे बी एल्डोस्टेरोन खुद ब खुद ही ट्यूमर की वजह से ज्यादा है। आप रेनिन और एल्डोस्टेरोन रेशियो चेक कर लो। अगर मैं कहूं रेनिन हाई है इसलिए एल्डोस्टेरोन भी हाई है, फिर आप कहोगे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हेमोरेजिक शॉक, हाइपोवोलेमिया, और जो भी लेटर पटर मैंने पहले लिखवाया था। अगर रेनिन हाई हो साथ एल्डोस्टेरोन हाई हो, फिर वो सारी काजेस थी जो मैंने पहले लिखवाई थी आपको। समझ आई गल दी? जी सर। अगर मैं आपसे सिंपल ये कहूं कि रेनिन यार लो है लेकिन एल्डोस्टेरोन हाई है, इसका मतलब ये है कि रेनिन का नहीं मसला, एल्डोस्टेरोन खुद ब खुद ही कहीं से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और वो कौन सा सिंड्रोम है? कौन? कौन सिंड्रोम? कौन सिंड्रोम? आई होप आप सब लोगों को बात समझ आई है। जी सर। कौन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल सी बात है, क्या ट्रीटमेंट लगाओगे आंसर में? स्पाइरोनोलैक्टोन, यस और नो? नो सर। यस सर। क्यों? केड़ा कहंदा नो? मैं अभी क्या बता के आया हूँ, कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा? अच्छा ठीक है एल्डोस्टेरोन के ठीक है रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। हाँ जी, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को सर। ब्लॉक मैं क्या कर तुम दो। सर्जरी सर्जरी कह दोगे? सर्जरी करन तो पहले बीपी लो करी था कि नहीं करी था कि 200 ब्लड प्रेशर के नाल ही सर्जरी कर देनी? सर करेंगे। हाँ जी, मेहरबानी। तो कौन सिंड्रोम में क्या होगा? बीपी हाई हो रहा है क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, आप एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, स्पाइरोनोलैक्टोन दे दो, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, एप्लाइनोन दे दो, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। ये सबसे दो इफेक्टिव ड्रग है। और परमानेंट हल क्या है? सर्जरी। लेकिन जब तक सर्जरी नहीं होती, आप स्पाइरोनोलैक्टोन पे पेशेंट को रख के कॉन्सिनोम के सिम्टम्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। क्लियर है सब लोगों को? आई होप आप सब लोगों को क्लियर है। जी सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं लगा? ओ सर। आगे लिखो।
इसलिए ना एक चीज बड़ी क्लियर है, हार्मोन्स में बिल्कुल रट्टा ना मारना, थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट बनाओ। आगे देखो जी, इसका मतलब जब भी कौन सिंड्रोम होगा, पेशेंट के ब्लड में एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या करवाना है, रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो चेक करवाओगे। जी अच्छा, उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या करवाओगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, कौन सिंड्रोम में बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो। रेनिन लो होगा, एल्डोस्टेरोन हाई होगा, क्योंकि ट्यूमर है, रेनिन का तो मसला ही नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, गल सुनो मेरी गौर दे नाल, गल गौर से नाल ये सुननी है, जो ट्यूमर है वो एल्डोस्टेरोन बना रहा है, एल्डोस्टेरोन ब्लड में आएगा कि नहीं आएगा। यस सर यस सर कहां से आएगा ब्लड में, एड्रीनल ग्लैंड की वेन में जाएगा ना पहले एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल ग्लैंड की वेन में जाएगा ना ब्लड, वहां से हमारी बॉडी में आएगा ना। जी सर तो यस एड्रीनल सर। ग्लैंड की वेन का सैंपल लो, एड्रीनल ग्लैंड की वेन का सैंपल लो, उसमें एल्डोस्टेरोन चेक करो। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा एड्रीनल ग्लैंड की वेन में सबसे पहले आना ही एड्रीनल ग्लैंड की वेन में है, बाद में पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। तो बाकी आपका वही है, स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लाइनो। अच्छा, अगर एक और बात आ जाए, मैं यही कहूं एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर नहीं है, लेकिन एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, रेनिन का भी मसला नहीं है। एक होता है बाइलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, बाइलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब आप लोग कितने समझदार हो, हाइपरप्लेजिया से मुराद होता है ग्लोमेरुलोसा लेयर मोटी होगी, उसके सेल ज्यादा हो गए। जब ग्लोमेरुलोसा लेयर मोटी होगी दोनों साइडों पे, सज्जे खब्बे दोनों पासों पे, तो फिर भी एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। यस और नो। जी सर क्या सेम सिम्टम नहीं आएंगे जो कौन सिंड्रोम वाले हैं। जी सर बाकी लोग भी दसो यार। सर यस सर। एक है ट्यूमर, एक है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में दोनों साइडों के आपके एड्रीनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स होती है वो मोटी हो जाती है, उसके सेल ज्यादा हो जाते हैं, वो ज्यादा फंक्शन करते हैं, वो ज्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज करेंगे, ज्यादा सोडियम अब्जॉर्ब होगा, ज्यादा बीपी हाई होगा, पोटाशियम लो होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। कॉपी पेस्ट जो कौन सिंड्रोम की फाइंडिंग है वही इसकी है, बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मोस्ट कॉमन काज जो है ना एल्डोस्टेरोन हाई होने की, वो एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। कौन सिंड्रोम बहुत रेयर है, कॉमन काज ज्यादा एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। अच्छा, अगली बात, अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें भी आपने वही रेनिन एंजियोटेंसिन रेशियो चेक करनी है, वो भी लो होगी। बाकी सीटी स्कैन करवा लेंगे, सीटी स्कैन में हमें एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आप लोग एक बात बताओ, क्या एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में सर्जरी कर क्यों, चलो कौन सिंड्रोम में तो सर्जरी करके हमने ट्यूमर रिमूव कर दिया था, क्या एड्रीनल हाइपरप्लेजिया को हम सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। नहीं, इसमें पेशेंट को किस नो पे रखना है सर। बस, ड्रग्स पे। ड्रग्स यस, इसमें सर्जरी नहीं लगानी। यही तो पेपर में पूछता है, बाइलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में आपने स्पाइरोनोलेक्टोन एप्लाइनोन ही देनी है और कुछ नहीं देना, कोई सर्जरी सुर्जरी नहीं करनी इसमें। आई होप सो आप सब लोगों को बात समझ आई है मेरी। यस आगे पढ़ना की छुट्टी करनी। बस सर जी, सर बहुत बहुत हो गया सर जी आज। सर्जरी कर दो साई, बहुत हो गया बस। कल और परसों
हमारी एंडो की लास्ट क्लास है, तो कल हम ये पैराथायराइड हार्मोन और तो बाद अपना ये आ जाएगी हमारे पास, बस एक मेन वही रह गया, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हार्मोन्स के। तो परसों हमारी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि कल परसों फार्मा को कराऊंगा एंडो की सारी। तो इंशाल्लाह कितने दिनों में सिस्टम हो जाएगा हमारा? तकरीबन सर 5 दिन में। 5 दिन इस मोर देन है ना, कोर्स आपका 4 महीने तक कम ही जाएगा इस स्पीड से। चलो जी, जी सर। अल्लाह हाफिज। No. अल्लाह हाफिज। सब प्लैंकनिंग नर्व सप्लाई होती है और एसिटाइलकोलाइन रिलीज होती है। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्रोमैफिन सेल्स पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जी ब्रोस? एसिटाइलकोलाइन। 10% ये मेडला से बाहर कहीं और भी हो सकता है।